नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह लेक्चर एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की 4th सेमेस्टर की छात्राओं के लिए तैयार किया गया है। बच्चों, आपने जेरिएट्रिक न्यूट्रिशन में अभी तक देखा कि वृद्धावस्था क्या है, वृद्धावस्था में किस तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं और वृद्धों की पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वृद्धों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं और प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि उनकी लाइफ और अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्तमान में इंडिया में वृद्धों की स्थिति क्या है, किस तरह से है, उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति। उसके बाद हम गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न स्कीम्स बनाई गई हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धों की स्थिति क्या है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इंडिया में 10.4 करोड़ जो थे वृद्ध पॉपुलेशन थी। उनमें से 5.3 करोड़ पुरुष थे, 5.1 करोड़ महिलाएं थी और टोटल 71% वृद्ध जो थे रूरल एरिया में निवास करते थे। और यह एस्टिमेट किया गया है, अंदाज लगाया गया है कि 2026 तक यह वृद्धों की पॉपुलेशन बढ़कर 7.3 करोड़ हो जाएगी। यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें तो यह अनुमान लगाया गया है कि जिस तेजी से वृद्धों की पॉपुलेशन बढ़ रही है वह 2050 तक टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 25% से भी अधिक हो जाएगी। अब यदि हम उनके सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को देखें तो इंडिया में टोटल जितनी वृद्धों की पॉपुलेशन है उसमें से 73% जो है इलिटरेट हैं और फिजिकल लेबर के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। 63% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में फूड, कपड़े और शेल्टर नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में हमारा जो फैमिली सिस्टम है वह चेंज हुआ है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो उनकी देखभाल वृद्धों की आसानी से हो जाती थी, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होने के कारण जो फैमिली का सपोर्ट है वृद्धों के लिए वो कम हो गया है। उनकी जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है वह बढ़ गई है और सोशल आइसोलेशन भी बढ़ गया है और कई बार उन्हें एब्यूज का शिकार भी होना पड़ता है। और 65% से अधिक वृद्ध ऐसे हैं जिनको अपने डे टू डे मेंटेनेंस के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यदि हम उनके हेल्थ इश्यूज देखें तो वृद्धावस्था में उनको कई तरह के सेंसरी इम्पेयरमेंट फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि दृष्टि कम हो जाती है, सुनाई कम देने लगता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं और कई तरह की मेंटल मॉर्बिडिटीज भी उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 10% से अधिक वृद्ध जो होते हैं वह फिजिकली मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं, यह कहना चाहिए चलने फिरने में सक्षम नहीं रहते हैं। लगभग 50% वृद्ध जो होते हैं वह क्रॉनिक डिजीजेस से सफर करते हैं। तो इन सब स्थिति को देखते हुए उनकी जो लाइफ होती है वो काफी क्रिटिकल हो जाती है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनको कुछ इस तरह का सपोर्ट मिले जिससे कि उनके सोशल, इकोनॉमिकल और हेल्थ फैक्टर्स में सपोर्ट मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम्स बनाई हैं। हम अब एक एक करके उन स्कीम्स के बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली स्कीम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। इस स्कीम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह प्रत्येक वृद्ध को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी केयर प्रदान करना है। इसके लिए जो स्टेट लेवल के स्टेट हेल्थ केयर के जो विभिन्न लेवल होते हैं उनका उपयोग करते हुए उनको ये सर्विसेज प्रदान करने का इनका उद्देश्य है। इसके लिए जो रणनीति बनाई गई है उसमें सबसे पहला है प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव केयर। इस प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव केयर के अंतर्गत जो ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर रहते हैं वह वृद्धों के घर जा करके उनकी हेल्थ प्रैक्टिसेस को एसेस करते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको एडवाइस देते हैं या प्रयास करते हैं। दूसरा जो इनका प्लान है वह है मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, मतलब किस तरह से हम बीमारियों का प्रबंध करें। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रीजनल जेरिएट्रिक सेंटर्स, इनमें क्रॉनिक और डिसेबल डिजीजेस के लिए डेडिकेटेड आईपीडी और ओपीडी सर्विसेज शुरू करने का प्रावधान है। तीसरा जो इनका है हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट,
इसके अंतर्गत रीजनल जेरिएटिक सेंटर्स में जेरिएटिक मेडिसिन में पीजी कोर्सेज शुरू करने का प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें एम्प्लॉयज को, या कहना चाहिए जेरिएटिक्स के लिए जेरिएटिंग में किस तरह से उनको सर्विसेज प्रदान करें, इसके लिए ट्रेन करना भी इनका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है मेडिकल रिहैब एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन। इसके अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रीजनल जेरिएटिक सेंटर में थेरेपेटिक मोडेलिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की व्यवस्था रखी गई है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें मास मीडिया का प्रयोग करते हुए, फोक मीडिया का प्रयोग करते हुए, लोकल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए और चैनल्स का प्रयोग करते हुए वृद्धों को उनकी हेल्थ से संबंधित जानकारी प्रदान करना है और उन्हें जागरूक बनाना है। ये जो कार्य किया जाता है कई स्तर पर किया जाता है। सब सेंटर में जो कार्य किया जाता है उसमें जो हेल्थ एजुकेशन वृद्धों को प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो बेड रिडन बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनके घर जाकर के हेल्थ वर्कर उनको की देखभाल करते हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार के कैलिपर्स की और सपोर्टिव डिवाइस की व्यवस्था की जाती है और दूसरे लिंकेज के साथ और डे केयर के साथ उनको जोड़ा जाता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहते हैं वह वृद्धों के लिए रूटीन हेल्थ असेसमेंट कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही साथ कम से कम वीक में एक बार जेनेटिक क्लिनिक का ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि ट्रेन मेडिकल ऑफिसर आकर के वृद्धों की जांच करते हैं। साथ ही साथ इसमें वृद्धों को मेडिसिन से संबंधित या क्रॉनिक बीमारी होने पर उससे संबंधित एडवाइस देने का भी प्रावधान है। पब्लिक को अवेयरनेस करना है अपने हेल्थ के साथ और यदि जरूरत महसूस होती है तो इन केसेस को आगे रेफर किया जाता है। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं उनका प्रथम कार्य यह होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा या सब सेंटर के द्वारा जो पेशेंट रेफर किए गए हैं उनकी देखभाल की जाए, उनका इलाज किया जाए। जेनेटिक क्लिनिक सप्ताह में कम से कम 2 बार शुरू किए जाएं, उनकी जांच की जाए और यदि आवश्यकता हो तो वृद्धों के लिए फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे ये जो काम होता है इसमें रेगुलर ओपीडीज क्लिनिक बनाए गए हैं जहाँ पे कि वृद्धों का रेगुलरली जांच किया जा सके। साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के द्वारा और पब्लिक हेल्थ सेंटर के द्वारा जो रेफर्ड केसेस हैं उनकी भी जांच की जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। कम से कम 10 बिस्तर वाला जेरिएटिक वार्ड इसमें होना चाहिए और यदि आवश्यकता हुई तो यहाँ से टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल में इनके केस को रेफर किया जाता है। रीजनल जेनेटिक सेंटर में यदि हम देखें तो यहाँ पे कम से कम 20 बिस्तरों वाला जेरिएटिक वार्ड होना चाहिए जिसमें केवल वृद्ध व्यक्तियों को ही रखा जाता है। साथ ही पर्याप्त लेबोरेटरी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कि उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेशन का कार्य हो सके और उनके हेल्थ केयर से संबंधित टर्शरी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट जो स्कीम आती है वो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर और मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है, ऐसे वृद्धों के लिए की गई है जो अपने आप या अपनी इनकम पर खुद का जीवन यापन नहीं कर सकते हैं या उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर भी वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ मिलता है। साथ ही इसमें उनके जो बच्चे हैं और उनके रिलेटिव जो कि माइनर नहीं हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वह सीनियर सिटीजन के लिए कुछ गुजारा भत्ता राशि उनको प्रदान करें ताकि वह अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें। और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, उनको गुजारा भत्ता प्रदान नहीं करते हैं या मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देते हैं तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। 1 महीने से की सजा हो सकती है, कम से कम 1 महीने की सजा हो सकती है या फिर जब तक वो पेमेंट शुरू नहीं करते हैं तब तक की उनको सजा हो सकती है। जो बच्चे सीनियर सिटीजन का परित्याग कर देते हैं उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। उनमें 3 से 6 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यह भी प्रयास है कि सीनियर सिटीजन केयर होम्स का निर्माण किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा या ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
इनके लिए विशेष फैसिलिटीज दी जाती हैं, सेपरेट क्यूज होती हैं, अलग से लाइन की व्यवस्था होती है, अलग से बेड्स की व्यवस्था होती है, ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान और है कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो, वह बुजुर्गों से संबंधित, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स से संबंधित समस्याओं को डील करे, उसकी व्यवस्था होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट जो योजना आती है वह है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनको विशेष प्रकार के फिजिकल एड्स जो होते हैं वह प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए उनका बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, होना जरूरी रहता है। तो इसमें बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार विभिन्न प्रकार के एड्स जो होते हैं वह प्रदान किए जाते हैं। और न केवल एड्स डिवाइसेस प्रदान किए जाते हैं, बल्कि उनके 1 साल की मेंटेनेंस का कार्य भी फ्री दिया जाता है। यदि किसी बुजुर्ग में एक से अधिक डिसेबिलिटी है, जैसे कि यदि उसकी आंख कमजोर है, उसको चश्मा भी चाहिए, उसको हियरिंग एड भी चाहिए, तो उसको दोनों एड्स दिए जा सकते हैं। ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का डिवाइस उत्पन्न कराया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जिस जिले में यह स्कीम लागू हो रही है वहाँ के 30% बेनिफिशरीज जो होते हैं वो वुमन होनी चाहिए। सामान्यतः इसमें जो डिवाइस दिए जाते हैं उनमें है एल्बो क्रचेस, वॉकिंग स्टिक्स, वॉकर, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर, ट्राइपॉड्स, आर्टिफिशियल डेंचर और स्पेक्टिकल्स आदि। लेकिन ये जो जितने डिवाइस दिए जाते हैं यह इंडिविजुअली ना दे करके इनका कैंप के द्वारा, या कहना चाहिए कैंप निर्धारित करके, कैंप का आयोजित करके उसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीजन है, वह बीपीएल होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, तभी उसको इस तरह के एड्स जो होते हैं वह दिए जा सकते हैं। और उसमें जो प्रॉब्लम है, जो डिसेबिलिटीज हैं, वह एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। किसी और कारण से यदि डिसेबिलिटीज आई है तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। और दूसरा जो जरूरी वो है कि उनका बीपीएल कार्ड जो होता है वह वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट जो योजना है वह है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको सोशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। उनको मंथली कुछ इनकम दी जाती है ताकि वह अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। तो जो पेंशन दी जाती है उसके क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि जो 60 से 79 साल के बुजुर्ग होते हैं, 60 to 79 ईयर्स के हैं, उनको 200 रुपीज पर मंथ, और जो 80 प्लस हैं उनको 500 रुपीज पर मंथ दिए जाते हैं। और ये जो स्कीम है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब इसमें जो बेनिफिशियरी होता है, जो बुजुर्ग होता है, उसको खुद को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। सामान्यतः जो इंश्योरेंस स्कीम होती हैं उनमें पहले, या पेंशन स्कीम जो होती है उनमें पहले हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके आधार पर पेंशन निर्धारित होती है। लेकिन ये स्कीम जो है नॉन कंट्रीब्यूटरी है, इसमें बुजुर्ग को खुद को कुछ भी नहीं देना पड़ता है। इसकी यदि हम एलिजिबिलिटी देखें तो बुजुर्ग की एज जो है वह 60 प्लस होनी चाहिए। दूसरी है कि वह बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। तीसरा उसका यह है कि उसको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली के द्वारा या कहीं और से ना मिलता हो, तभी वह इसमें अप्लाई कर सकता है या इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। और जो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकता है वह है बीपीएल विडो। ऐसी विडो जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो विडोज हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के ऐसे पर्सन्स जो सीवियरली डिसेबल्ड हैं और 60 से 79 ईयर ग्रुप के हैं, वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके जो अप्लाई करने की प्रोसीजर होती है, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रूरल एरिया से या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस अर्बन एरिया से इसके फॉर्म जो होते हैं वह अवेलेबल रहते हैं। वहां से उन फॉर्म को लेकर के भर करके उसमें हमको कुछ अपने सेट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में है एज प्रूफ, इनकम प्रूफ, बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज का फोटो। ये सब डॉक्यूमेंट लगा करके उस फॉर्म को भर करके तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करना होता है।
तो इस पेंशन का लाभ या इस स्कीम का लाभ वृद्ध व्यक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें ये भी एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है और उनके सेकेंडरी या टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 5 लाख तक का बीमा किया जाता है। प्रत्येक फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले से लेके हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन बाद तक का जितना एक्सपेंसेस होता है उसका खर्चा इसके अंतर्गत उठाया जाता है। इसमें कई चीजों को कवर किया गया है, जैसे कि फिजिशियन की फीस है, सर्जन की फीस है, या जो विभिन्न प्रकार के चेक होते हैं, टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस होते हैं, उनसे रिलेटेड फीस है, मेडिसिन है, इन सबको इसमें कवर किया गया है। लेकिन इसमें से जो एक्सक्लूडेड है वो है ओपीडी। ओपीडी में किया जाने वाला खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं है। कॉस्मेटिक्स के ऊपर होने वाला खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं है। ड्रग रिहैब, जो व्यक्ति ड्रग के रिहैब सेंटर में एडमिट रहते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, या फिर फर्टिलिटी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने में जो खर्च होता है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसकी जो एलिजिबल फैमिलीज हैं वो हैं कि प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज में एससी, एसटी या मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज जो होती हैं, तथा ऐसे व्यक्ति जो कि मैनुअल लेबर करके अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि वॉचमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, पोर्टर हो गया, और जिनके पास पक्का मकान नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनके पास पक्का मकान होता है वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। जो एलिजिबल नहीं है ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2, 3 या 4 व्हीलर व्हीकल्स हो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो मोटराइज्ड फिशिंग बोट का उपयोग करते हो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसे फार्मर्स जो कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 50,000 से ज्यादा हो, या जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हों, या जिनकी इनकम 10,000 से अधिक हो, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जिनके पास 5 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चर जमीन हो वह भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्कीम जो है वह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये जो वय वंदना योजना है ये लॉन्ग टर्म इनकम से संबंधित एक ऑप्शन है जो कि LIC के द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसमें एक निश्चित अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता है और यह स्कीम जो है 10 साल के लिए शुरू की जाती है। पर वर्तमान में इसमें 8% इंटरेस्ट जो होता है वह दिया जाता है। इसके लिए जो मिनिमम एज है वह 60 इयर्स होना आवश्यक है, लेकिन मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज में इसमें 60 प्लस का कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकता है। इसमें जो मिनिमम पेंशन मिलती है वह 1,000 रुपये पर मंथ और मैक्सिमम जो होती है वह 10,000 रुपीज पर मंथ प्राप्त होती है। इन्वेस्टर जो होता है वह खुद चूज कर सकता है कि उसे मंथली इनकम चाहिए, मंथली पेंशन चाहिए, या क्वार्टरली चाहिए, या हाफ ईयरली चाहिए, या एनुअली चाहिए। ये उसका खुद चॉइस कर सकता है। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख तक कर सकता है और यह स्कीम जो है GST से फ्री है। इसमें किसी प्रकार का कोई GST नहीं लग सकता है और स्कीम शुरू करने के 3 साल के बाद व्यक्ति यदि चाहे, उसको आवश्यकता हो, तो 75% तक फिर लोन प्राप्त कर सकता है। और यदि किसी टर्मिनल इलनेस के कारण वह इस पे एग्जिट करना चाहे तो प्री मैच्योर एग्जिट भी इसमें अलाउड होती है। इसमें जो पेंशन इनकम पर जो टैक्स लगता है बहुत ही नॉमिनल रहता है, लेकिन जब इसकी मैच्योर होने के बाद जो पैसा मिलता है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट है रिवर्स मॉर्टगेज लोन। रिवर्स मॉर्टगेज लोन उन व्यक्तियों के लिए है, ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाते हैं। उनके पास खुद का घर तो है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा उनके घर को गिरवी रखा जाता है। वो बैंक के पास अपना घर गिरवी रख सकते हैं और उस घर की जितनी कॉस्ट होती है उसके आधार पर उस प्रॉपर्टी कास्ट का 60% वैल्यू बैंक उनको प्रोवाइड करता है। ये जो वैल्यू है वह तो लमसम अमाउंट में हो सकती है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू रहेगी उसका 60% वो एक साथ ले सकते हैं, या वो उसके लिए एनुअली, मंथली ले सकते हैं। लेकिन
मिनिमम जो मॉर्गेज है इसमें 10 ईयर का रहता है। और इसमें ये ध्यान देने योग्य बात होती है कि जो एसेट्स वो गिरवी रख रहे हैं उसकी लाइफ कम से कम 20 साल की होनी जरूरी रहती है। जब मन चाहे या जिस समय वो पेमेंट कर दें, वो अपने गिरवी रखे हुए घर को वापस ले सकते हैं। उसमें उनको किसी भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थितियों में बैंक जो इस स्कीम को फोर्सफुली बंद कर देती है, जैसे कि जो बोरोअर है वो बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में या उसका कहना चाहिए किसी प्रकार के वैधानिक उसमें व्यवधान आ जाए या वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे, तो ऐसे समय में बैंक जो है इस लोन को समाप्त कर सकती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 60 ईयर्स का व्यक्ति होना चाहिए, और यदि वह ज्वाइंटली अकाउंट को खोल रहे हैं तो स्पाउस की जो एज है वह 55 प्लस होनी चाहिए। दूसरी जो इसकी अनिवार्यता है कि ये जो मकान है खुद के नाम पर होना चाहिए। विरासत में मिला हुआ मकान को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। और जो बोरोअर है उसका जो परमानेंट एड्रेस है उसका स्वयं का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये जो सेविंग स्कीम है, एक तरह से एल्डरली को अपना पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें किसी भी पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है। इसकी जो मेच्योरिटी एज है वह 5 ईयर्स है, जिसे कि 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। वर्तमान में इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है 7.4% है। तो कितने भी खाते व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन उनका टोटल अमाउंट जो है वह 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 1000 का अमाउंट से वह खाता खोल सकता है। इसमें भी 80C के अंतर्गत टैक्स एग्जम्पशन है, मतलब टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यदि इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा होता है तो टीडीएस के रूप में काटा जाता है। यदि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल किया जाता है तो इसमें थोड़ी सी पेनल्टी रखती है, 1% से लेके 1.5% तक पेनल्टी इसमें लगाई जाती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह व्यक्ति का 60 साल से अधिक होना चाहिए, कम से कम 60 साल का होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वीआर ले लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 55 ईयर्स। लेकिन इसमें साथ ही एक कंडीशन ये जोड़ी गई है कि वीआर लेने के 1 महीने के अंदर ही उसे यह स्कीम शुरू करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एनआरआई मतलब ऐसे इंडियन जो बाहर दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, या ऐसे बाहर रहने वाले व्यक्ति जिन जो ओरिजिनली इंडिया के हैं, पीआईओ पर्सन, और दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहने वाले व्यक्ति इस स्कीम में का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर वेलफेयर स्कीम्स भी हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि रेलवे के द्वारा। रेलवे ने यह निर्धारित किया है कि हर रिजर्वेशन काउंटर पर बुजुर्गों के लिए सेपरेट क्यू बनाई जाएगी। स्लीपर कोच में या एसी कोच में उनके लिए लोअर बर्थ दी जाएगी। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, यदि आवश्यकता है तो उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएगी। और यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने इलाज के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है तो उसको और उसके कंपेनियन को 75% कंसेशन जो है वह प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से वह जा रहा है उस स्थान से लेकर के जिस स्थान पर वह इलाज के लिए जा रहा है वहां के स्टेशन तक। इसके अलावा सभी मेल्स में और एक्सप्रेस रेल में उनको 30% डिस्काउंट दिया जाता है। फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी बुजुर्गों के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हुए हैं। सबसे पहला प्रावधान है टैक्स एग्जम्पशन। उनको जो 60 प्लस के व्यक्ति रहते हैं उनको 2.5 लाख प्रति ईयर तक जो है टैक्स एग्जम्पशन रहता है। यदि 80 प्लस के व्यक्ति हैं तो टैक्स एग्जम्पशन 5 लाख तक होता है। यदि बुजुर्ग व्यक्तियों के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कोई व्यक्ति भरता है तो 20,000 तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। और यदि उनके बुजुर्गों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर कोई खर्च करता है तो उसको 60,000 तक का डिडक्शन जो होता है वो प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा भी कई स्कीम लागू की गई हैं। उनके द्वारा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बुजुर्गों के लिए अलग क्यू की व्यवस्था है।
तथा दिल्ली और चेन्नई में बुजुर्गों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह बनाए गए हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेरिएटिक क्लिनिक का प्रावधान है, मतलब वृद्धों के लिए अलग से ओपीडी की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अलावा भी कुछ और फायदे बुजुर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यदि 60 प्लस का मेल है या 63 प्लस की वुमेन है तो उसको एयर इंडिया टिकट पर 50% तक का कंसेशन मिलता है। रिजर्वेशन जो बस में यदि हम देखें तो कुछ राज्यों में बस की फ्रंट की 2 सीट बुजुर्गों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, तथा जो टेलीफोन विभाग है उसने भी कुछ सुविधा दी है कि यदि लैंडलाइन फोन कनेक्शन वो लेते हैं तो उन पर उनको 25% तक का कंसेशन जो होता है वह प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।